तो डियर स्टूडेंट्स, ये पावर सिस्टम स्टेबिलिटी का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और डायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी लिमिट्स क्या होती हैं, और हमने दो तरीके के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इनर्शिया कांस्टेंट्स की चर्चा की, एम और एच। और हमने ये भी देखा था कि एम और एच दोनों इनर्शिया कांस्टेंट्स हैं और इनके यूनिट को देखते हुए हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सा एम है और कौन सा एच है। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग इक्वेशन, या फिर हम इसी को इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं, या फिर क्लासिकल मॉडल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। बेसिकली क्लासिकल मॉडल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हमको एंगुलर स्टेबिलिटी चेक करनी है, और एंगुलर स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हमको स्विंग इक्वेशन देखनी है। स्विंग का मतलब है, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, स्विंग का मतलब है एक पॉइंट के दोनों तरफ रोटेट करना। तो इसको हम देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक रोटर है, ये ऑल्टरनेटर का रोटर है, और हम मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं और इलेक्ट्रिकल आउटपुट यहाँ से निकल रहा है। मैकेनिकल इनपुट की वजह से ये रोटर रोटेट कर रहा है ओमेगा आर की स्पीड से, और ये सेफ्ट टॉर्क टाउ एस एच सेफ्ट टॉर्क है। और जब रोटर घूमेगा तो इस पर एक अपोजिट टॉर्क, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहते हैं, बिल्डअप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमारा ओमेगा टाउ एस एच और टाउ ई दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो रोटर कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहेगा। टाउ एस एच और टाउ ई अगर बराबर होंगे तो रोटर हमारा कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहेगा। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन रोटर स्पीड इज कांस्टेंट बोथ टॉर्क्स आर इक्वल, टाउ एस एच इक्वल टू टाउ ई। टाउ एस एच है जो हम रोटर पर फोर्स लगा रहे हैं किसी भी वजह से, वो किसी टरबाइन से कनेक्टेड होगा, सैफ्ट टॉर्क इसको कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि जनरल केस में टाउ एस एच माइनस टाउ ई क्या है। अगर इनके बीच में कोई अंतर होगा तो वो लॉसेस में होगा, या तो इनर्शिया टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क का मतलब हमें पता है, डैम्पिंग टॉर्क क्या करता है। डैम्पिंग टॉर्क रोटर के ऑसिलेशन का बचाव करता है, रोटर में कोई ऑसिलेशन ना आ पाए। अभी हम आगे देखेंगे रोटर में ऑसिलेशन कैसे आएगा। रोटर में कोई ऑसिलेशन ना आ पाए, वो सीधी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से घूमता रहे, इसकी वजह से हम डैम्पिंग टॉर्क को यूज़ करते हैं। तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे सिस्टम में डैम्पिंग टॉर्क नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, फॉर वर्स्ट केस एनालिसिस लेट टाउ डी इक्वल टू 0। हमने डैम्पिंग टॉर्क को 0 मान लिया है, और डैम्पिंग टॉर्क को 0 मानने के बाद हमारा इक्वेशन बचता है टाउ एस एच माइनस टाउ ई, या टी एस एच माइनस टी इक्वल टू टी जे। टी जे आगे हम देखते हैं, यही पर यहाँ पर है टी जे इक्वल टू टी एस एच माइनस टी ई। और टी जे क्या है, टॉर्क है। तो टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टॉर्क होता है आई इंटू एल्फ़ा। आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फ़ा का मतलब है एक्सेलरेशन। तो आई यहाँ पर हम जे लेकर रहे हैं, जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फ़ा हो जाएगा डी थीटा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। वही यहाँ पर हमने लिखा है डी स्क्वायर थीटा एम, क्योंकि मैकेनिकल एंगल वो सेफ्ट हमारा मैकेनिकल रोटेट करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर थीटा एम को मैकेनिकल एंगल लेना पड़ेगा। और हमने ये पहले डिस्कस किया है कि ये थीटा एम मैकेनिकल एंगल है, और हम मैकेनिकल क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल क्वांटिटीज़ को अपना इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ओमेगा एस एम से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो आप देख लीजिए ओमेगा एस एम हमारा क्या है, मैकेनिकल एंगुलर स्पीड। किसकी है ये, रोटर की। आप एक बात दो बात ध्यान दीजिएगा कि सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर एक इलेक्ट्रिकल स्पीड होती है, इलेक्ट्रिकल स्पीड जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड होती है, और वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता होता है। और एक रोटर की स्पीड होती है, वो रोटर जो उस सिंक्रोनस स्पीड से लिंक होके घूमता है। तो रोटर की स्पीड को हम मैकेनिकल स्पीड कहते हैं,
और सिंक्रोनस स्पीड जो फ्लक्स की स्पीड है उसे हम इलेक्ट्रिकल स्पीड कहते हैं। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है ओमेगा एस एम, दोनों तरफ ओमेगा एस एम जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू टी एस एच ओमेगा एस एम माइनस टी ई ओमेगा एस एम। और टी एस एच इंटू ओमेगा एस एम को ही क्या कहा जाएगा, मैकेनिकल पावर, जो हम इनपुट में मैकेनिकल पावर दे रहे थे। और टी ई इंटू ओमेगा एस एम को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ओमेगा एस एम जे टी स्क्वायर थीटा एम अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी हो जाएगा। और ओमेगा एस एम को अभी हमने पिछले टर्म में देखा था, ओमेगा एस एम को हम क्या लिख सकते हैं, 2/p ओमेगा एस। और इसी तरीके से थीटा एम को हम क्या लिख सकते हैं, 2/p थीटा ई। तो हम वो पुट कर देंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे 2/p ओमेगा एस और थीटा ई 2/p ये आ गया है। तो ये 2/p अगर हम पहले ले लें तो जे 2/p स्क्वायर ओमेगा एस डी स्क्वायर थीटा ई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी। और इसको हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, जे 2/p ओमेगा स्क्वायर जे 2/p होल स्क्वायर ओमेगा एस सॉरी को क्या हम कहते हैं, एम कहते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन हमारी आ जाती है एम डी स्क्वायर थीटा ई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी, जहाँ एम क्या है, एम है इनर्शिया कांस्टेंट, डी स्क्वायर थीटा ई अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रिकल एंगल का डबल डिफरेंशिएशन, पी एम है मैकेनिकल पावर और ई पी ई है इलेक्ट्रिकल पावर। अब हमें बात करनी होगी रोटर एंगल की, जिसकी हमने बात की थी, एंगुलर स्टेबिलिटी डिफाइन होती है। तो आप इस डायग्राम को थोड़ा ढंग से समझिएगा। मान लेते हैं ये रोटर है, ये आपको रोटर दिख रहा है, रोटर की स्पीड है ओमेगा एस एम। रोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है और सिंक्रोनस स्पीड है ओमेगा एस, आप इसको ज़रा ढंग से समझिएगा। सिंक्रोनस स्पीड से हमारा फ्लक्स घूम रहा है और उसके पीछे हमारा रोटर घूम रहा है, मैग्नेटिक लॉकिंग है, सिंक्रोनस स्पीड से हमारा फ्लक्स घूम रहा है और उसी के पीछे हमारा रोटर घूम रहा है सिंक्रोनस स्पीड से ही। तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन जीरो है, पर दोनों के बीच में कोई एक इलेक्ट्रिकल एंगल है डेल्टा। क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड जैसे इससे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति दौड़ा और उसके 1 मिनट बाद कोई दूसरा दौड़ा और दोनों सेम स्पीड से दौड़े, तो दोनों के बीच में वो 1 मिनट का अंतर हमेशा मेंटेन रहेगा। इसी तरह हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि सिंक्रोनस रोटर और स्पीड, जो रोटर की स्पीड कांस्टेंट है, फ्लक्स की स्पीड कांस्टेंट है, पर दोनों के बीच में एक अंतर फिक्स्ड है जिसको हम कहते हैं डेल्टा, और ये डेल्टा, अब आप यहाँ पर ढंग से देखिएगा, डेल्टा जो हमारा है वो ओमेगा एस एम और ओमेगा एस के बीच में। ओमेगा एस रोटेशनरी है क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड है। यहाँ पर एक स्टेटर भी होगा, स्टेटर के रिस्पेक्ट में दोनों घूम रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर एक स्टेशनरी एक्सिस भी लिया हुआ है, ये स्टेशनरी एक्सिस है। स्टेशनरी एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटर भी मूव कर रहा है और सिंक्रोनस स्पीड भी मूव कर रही है, दोनों सेम रिलेटिव स्पीड से मूव कर रहे हैं, पर दोनों के बीच के एंगल अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ स्टेशनरी एक्सिस से रोटर का एंगल थीटा ई है, ये पूरा एंगल, तो स्टेशनरी एक्सिस से रोटेटरी एक्सिस का एंगल ओमेगा एस टी और ओमेगा एस और ओमेगा एस एम के बीच में डेल्टा। तो ये यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आती है, थीटा ई इक्वल टू ओमेगा एस टी, थीटा ई इक्वल टू ओमेगा एस टी प्लस डेल्टा टी। इन दोनों को मिला के ये थीटा ई बन जाएगा। आप इसको बात को समझ पा रहे हैं कि सिंक्रोनस स्पीड फ्लक्स की और रोटर की स्पीड दोनों में कांस्टेंट होने के साथ साथ एक लॉकिंग होगी। तो सिंक्रोनस स्पीड का पीछा रोटर करेगा सेम स्पीड से, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन तो ज़ीरो होगा, लेकिन
दोनों के बीच में एक एंगल फिक्स रहेगा, वही एंगल है। पर अगर किसी कारण से रोटर की स्पीड बढ़ने या घटने लगे तो वो एंगल डिस्टर्ब होगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि अभी जैसे पहला व्यक्ति जो था वो दौड़ रहा था और 1 मिनट बाद दूसरा व्यक्ति दौड़ने लगा। अब मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की स्पीड ज़्यादा है तो उनके बीच की दूरी कम होगी, और अगर पहले व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच की जो दूसरे व्यक्ति की स्पीड है वो पहले व्यक्ति से कम है तो दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी। और इसी तरीके से ये एंगल बदल रहा है। अगर रोटर ज़्यादा तेज़ी से दौड़ेगा तो वो सिंक्रोनस स्पीड और उनके बीच का एंगल घटेगा, और अगर रोटर ज़्यादा मतलब धीमे से दौड़ेगा तो एंगल बदलेगा। तो यही यहाँ पर देखना है हमको। तो अगर इसी को डी थीटा ई ओमेगा एस टी डेल्टा टी, अगर इसको मैं फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी थीटा ई अपॉन डी टी ओमेगा एस प्लस डी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, और सेकेंड डिफ्रेंशिएशन में चूँकि ओमेगा एस कॉन्स्टेंट है, ओमेगा एस का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो डी स्क्वायर थीटा ई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन डी टी स्क्वायर। और इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो एम स्क्वायर डी स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी। और ये लोड एंगल, ये जो हमारा टॉर्क एंगल है डेल्टा, जो इन दोनों के बीच में रोटेटिंग स्पीड्स के बीच का एंगल है, इसका डी स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन डी टी स्क्वायर को हम अल्फ़ा अगर कहें तो आप इसको देख लीजिए, एम अल्फ़ा इज इक्वल टू पी एम माइनस पी। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी, अगर पी एम इक्वल टू पी है, पी एम इक्वल टू पी यानी कि जिस स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड घूम रही है उसी स्पीड से रोटर घूम रहा है, तो दोनों के टॉर्क्स इक्वल हैं, और दोनों के टॉर्क्स इक्वल हैं तो एम अल्फ़ा इक्वल टू 0, यानी कि रोटर में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, रोटर उसी स्पीड से घूमता रहेगा। पर अगर किसी कारण से, ये यहाँ पर देख भी लेते हैं हम, डी स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन डी टी स्क्वायर 0 है तो डी डेल्टा टी अपॉन डी डेल्टा अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि स्पीड कॉन्स्टेंट हो जाएगी। पर अगर मैकेनिकल पावर ज़्यादा हो जाती है इलेक्ट्रिकल पावर से तो एम अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और अल्फ़ा का मतलब है ग्रेटर देन 0, यानी कि रोटर एक्सेलरेट करेगा। और अगर इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा हो जाती है मैकेनिकल पावर से तो रोटर डिसेलरेट करेगा। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, स्विंग इक्वेशन से भी ये प्रूफ होता है, और हम ऐसे भी समझ सकते हैं अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो मान लेते हैं कि इस डायग्राम को हम देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारा मैकेनिकल पावर बढ़ गया। मैकेनिकल पावर बढ़ने का मतलब क्या है कि पीएम बढ़ गया। पीएम बढ़ने से क्या होगा, टॉर्क, ये जो टीएसएच है वो बढ़ेगा, और टीएसएच बढ़ने से रोटर ज़्यादा स्पीड से घूमने लगेगा, और रोटर जब ज़्यादा स्पीड से घूमने लगेगा तो रोटर एक्सीलरेट हो गया, और हमारा सिंक्रोनस स्पीड उसी स्पीड से घूम रहा है पर रोटर एक्सेलरेट हो जाएगा, तो डेल्टा पर फर्क पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हमारा पावर पी बढ़ जाए, पी एकदम से बढ़ जाए, यानी कि हम लोड बढ़ा लें या कोई भी प्रॉब्लम हो और पावर हमारा इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ जाए, तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी को खींचेगा, काइनेटिक एनर्जी को खींच के ही उसको एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कम होने से स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने से रोटर डिसेलरेट करने लगेगा। अब रोटर की स्पीड को मेंटेन करने का काम स्पीड गवर्नर करता है, जो हमने देखे थे वो अलग स्ट्रेटजी है। तो इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। तो स्विंग इक्वेशन इस एंगल के बारे में, डेल्टा के बारे में जानकारी देता है कि डेल्टा का क्या रोल रहेगा, और एंगुलर स्टेबिलिटी में हम इस डेल्टा को कंटिन्यूसली चेक करेंगे, और इस डेल्टा पर, इसी डेल्टा यही एंगुलर एंगल है जिसको हम कंटिन्यूसली चेक करेंगे कि कैसे, जब पीएम इज इक्वल पीएम ग्रेटर देन पी होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, पीएम लेस देन पी होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। ये तो हमने देखा कि पीएम ग्रेटर देन पी होगा तो एक्सेलरेशन होगा, रोटर एक्सेलरेट करेगा, और पीएम लेस देन पी होगा तो रोटर डिसेलरेट करेगा। इससे स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा ये हम आगे आने वाले टर्म्स में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।